हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों ने 1915 के बाद अपनी आज़ादी के लिए कैसे स्ट्रगल किया, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1915 के बाद कौन कौन से मूवमेंट हमें देखने को मिले, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे फैली, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और सच्चे प्रेम की भावना कैसे फैली। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारा इसमें पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीपत द नॉन कॉपरेशन। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 1914 से। तो उस समय क्या था कि वर्ल्ड की दो पावरफुल ग्रुप आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब एक साइड था सेंट्रल पावर, दूसरी साइड था अलाइंड पावर। अब सेंट्रल पावर से जो कंट्रियां लड़ रही थी उसमें पहली कंट्री थी जिसका नाम था जर्मनी, दूसरी कंट्री थी जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, और तीसरी कंट्री थी जिसका नाम था ऑस्ट्रो हंगेरियन। अब बात करते हैं अलाइंड पावर की तरफ से जो कंट्रियां लड़ रही थी, उसमें पहली कंट्री थी जिसका नाम था ब्रिटेन, दूसरी कंट्री थी जिसका नाम था जापान, तीसरी कंट्री थी जिसका नाम था अमेरिका, और चौथी कंट्री थी जिसका नाम था रसिया। सो इन दोनों सुपर पावर आपस में लड़ रहे थे। इसी फाइट को क्या कहा गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटेन, वो भी इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ रहा था। चूंकि भारत का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, बट इनडायरेक्टली लेना देना था, क्योंकि जो ब्रिटिश था उस समय भारत के ऊपर क्या किया था, कंट्रोल बनाए रखा था। मतलब भारत उस समय ब्रिटिश के कंट्रोल में था, मतलब भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत की एक कॉलोनी थी। क्योंकि ब्रिटिश था वह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ रहा था, और ब्रिटिश था वह भारत को गुलाम बनाए हुआ था। इस कारण जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट था वह भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रेटली अफेक्टेड इंडिया। सो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका प्रभाव भारत पे बहुत बड़ा पड़ा था। तो पहला जो बड़ा प्रभाव पड़ा था वो था द ब्रिटिश फंडेड द बिग राइजेस इन आर्मी डिफेंस कॉस्ट बाय हाइकिंग कस्टम ड्यूटीज एंड ब्रिंगिंग इन इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशन ने भारत में आर्मी का खर्चा बढ़ा दिया था, और इस बढ़े हुए खर्चे को चलाने के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दी थी और इनकम टैक्स को शुरू कर दिया था। सेकेंड इफेक्ट ये पड़ा था बिटवीन 1930 एंड 1918 द प्राइस ऑफ द गुड्स इन इंडिया डबल ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइजेस थे इंडिया में वो लगभग डबल हो गए थे, जिसके कारण इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मेन कारण क्या था, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ये इसका मेन कारण था। थर्ड इफेक्ट है द ब्रिटिश स्टार्ट फोर्सिंग पीपल टू ज्वाइन देयर आर्मी। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जबरदस्ती इंडियन लोगों को आर्मी में भरना स्टार्ट कर दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण इंडियंस पर पड़ रहा था। फोर्थ इफेक्ट ये हुआ था कि क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1918-90 एंड 1920-21। मतलब 1918 से 1921 के बीच में भारत के अलग अलग पार्ट्स में क्रॉप फेलियर देखने को मिले थे, मतलब फसलें बर्बाद हो गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भारत के इफेक्ट होने का। फिफ्थ इफेक्ट हुआ था अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब एक बड़ी आबादी ने अपनी जान गंवा दी थी, वो किसके कारण, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण, माने एक वायरल महामारी के कारण लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। सिक्स्थ इफेक्ट की बात करें तो एज अ सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक। मतलब अगर 1921 जनगणना की बात करें तो लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे, वो भी सूखे कारण और महामारी के कारण। सो हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, जिसके कारण भारत ने बहुत कुछ अपना खो दिया था। हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी एक महान लीडर की। सो फाइनली जनवरी 1950 में एक महान व्यक्ति की एंट्री होती है, जो थे महात्मा गांधी जी। सो फाइनली महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, और साथ साथ लेके आते हैं एक नया आइडिया, जो था सत्याग्रह का आइडिया, मतलब आइडिया ऑफ नॉन वॉयलेंस। अब बेसिकली जो गांधी जी सोचते थे कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वह इन तीन सिद्धांतों या इन तीन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही लड़ेंगे। तो पहला इनका प्रिंसिपल था फाइट विदाउट वेपन, मतलब बिना वेपन की लड़ाई लड़ेंगे, मतलब बिना हथियार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा प्रिंसिपल था उनका पाथ ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य की राह पर चल के लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरा प्रिंसिपल था उनका इन पीसफुल मैनर, मतलब शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। अब जो गांधी जी थे वह वॉयलेंस के अगेंस्ट में थे, मतलब वह हिंसा के खिलाफ थे। अब क्या होता है कि जो गांधी जी थे वो इस आइडिया को पहले ही 1906 में साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे। इसके अगेंस्ट में, रेसिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में उनका जो पहला सत्याग्रह था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। अब क्या हुआ, गांधी थे उन्होंने भारत के अंदर 3 डिफरेंट एरियाज में सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सो भारत के अंदर जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था वो 1917 में शुरू किया था चंपारण बिहार में। सो जो आंदोलन था
वह लॉन्च किया गया था इंडिगो पेजेंट की सपोर्ट के लिए, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी थी वह फार्मर्स के ऊपर फोर्सफुली इंडिगो क्रॉप की खेती के लिए मजबूर कर रही थी। और जहां पर भी ये क्रॉप का प्रोडक्शन होता था वहां की जमीन बंजर हो जाती थी, मतलब नॉन फर्टाइल हो जाती थी। मींस मतलब वो वहां पे अब अनाज नहीं उग सकता था। और ऊपर से जो ब्रिटिशर थे वह किसानों को पैसे भी बहुत ज्यादा कम देते थे, मतलब जमीन का तो नुकसान हो रहा था और पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे। तो इस बात से जो चंपारण के सारे किसान थे वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो वो महात्मा गांधी से सपोर्ट मांगते हैं। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस सारे किसानों को इकट्ठा करते हैं और रैली निकालते हैं, मतलब मोर्चा निकालते हैं और स्ट्रगल करते हैं प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ में। सो फाइनली महात्मा गांधी को यहाँ पे क्या मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है। और जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था तो पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। महात्मा गांधी जी जाते हैं 1970 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो महात्मा गांधी जी देखते हैं कि वहाँ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पे किसानों के साथ क्या हो रहा था कि जो उनकी फसलें थी वह बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और साथ साथ वहाँ पे एक जानलेवा बीमारी थी जिसका नाम था प्लेग, वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, जिस कारण से जो पेजेंट्स थे, किसान थे, वह ब्रिटिश ऑफिसर को रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पा रहे थे। महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपना सेकेंड सत्याग्रह फार्मर के सपोर्ट के लिए लॉन्च करते हैं और डिमांड करते हैं कि जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा उन्हें रिलीफ दी जाए। फाइनली जो गांधी जी का सेकेंड सत्याग्रह था वो भी बहुत पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है और जो किसानों के ऊपर टैक्स और रेवेन्यू था वो भी माफ हो जाता है। फाइनली महात्मा गांधी जी 1980 में अहमदाबाद गुजरात पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि जो मिल वर्कर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो मिल वर्कर थे उनकी सैलरी थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो वेज था, मतलब बहुत ज्यादा कम सैलरी पे काम कर रहे थे। क्योंकि उस समय क्या था कि जो एसेंशियल गुड की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। इसलिए जो वर्कर थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। फाइनली जो महात्मा गांधी होते हैं वो अपना तीसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं मिल वर्कर के सपोर्ट में और डिमांड करते हैं कि जो मिल वर्कर है उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। और फाइनली क्या होता है कि जो महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह होता है इससे भी सक्सेसफुल मिल जाती है और जो मिल वर्कर थे उनकी सैलरी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो महात्मा गांधी के बैक टू बैक तीनों सत्याग्रह थे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस सक्सेसफुल सत्याग्रह को देखकर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं। इस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।